पढ़ेंगे जिसका विषय है हिंदी। और यह मॉडल पेपर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है, बोर्ड परीक्षा पर आधारित है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और इसे हल करें। शुरू करते हैं अपने मॉडल पेपर कक्षा 8 विषय हिंदी। बच्चों, समय 2.5 घंटे का रहेगा और पूर्णांक 80 अंक है। कुछ सामान्य निर्देश है जिन्हें आप पढ़ लीजिए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक ऋतु होती है। बसंत, हेमंत, ग्रीष्म, बरसात। सही ऑप्शन रहेगा बसंत। दूसरा प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में संदेश है। तो इस कविता में क्या संदेश दिया गया है? निराशावाद का, लक्ष्य की ओर बढ़ने का, अपनत्व भाव का, प्रेम और सहयोग का। तो बच्चों, सही आंसर रहेगा लक्ष्य की ओर बढ़ने का। प्रश्न नंबर 3 है, पुडुकोट्टई जिला किस प्रदेश में है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो सही जवाब है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, बदलू का पैतृक धंधा बंद हो गया था। तो बदलू का पैतृक धंधा क्यों बंद हो गया? उसके पीछे क्या कारण था? मशीनीकरण का कारण था, बदली मानसिकता का कारण था, शहरीकरण का कारण था, या कांच के प्रति आकर्षण का कारण था? तो बच्चों, सही आंसर है मशीनीकरण के कारण बदलू का पैतृक धंधा बंद हो गया था। प्रश्न नंबर 5 है, अर्देशियर एम ईरानी द्वारा बनाई गई फिल्म आलम आरा सबसे पहले प्रदर्शित हुई थी। तो फिल्म आलम आरा सबसे पहले कहाँ प्रदर्शित हुई? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, जयपुर में। तो बच्चों, सही जवाब रहेगा मुंबई के अंदर। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण को सबसे प्रिय लगता है। तो ये बच्चों आपको भी पता है कि श्री कृष्ण को सबसे प्रिय क्या लगता है? दूध पीना, माखन खाना, रोटी खाना, या माखन रोटी खाना। तो सही जवाब रहेगा माखन रोटी खाना। अगला प्रश्न है, लखन अपने बड़े भाई का अदब मानता है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। अदब मानता है, मुहावरे का अर्थ है सम्मान करना, बड़ा मानना, भय मानना, धैर्य धारण करना। तो बच्चों, सही जवाब रहेगा सम्मान करना। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने कविता सुनाई। रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो कविता शब्द का बहुवचन कविता का कविता होगा, या कवितों होगा, या कविताएं होगा, या कवित होगा। सही जवाब रहेगा कविताएं। अति लघुतरात्मक प्रश्न देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 को। ध्वनि कविता में ध्वनि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जवाब है, कविता में ध्वनि शब्द का प्रयोग अंतर्मन की पुकार के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, जिस प्रकार धन शब्द में वान प्रत्यय लगाने से धनवान बनता है, उसी प्रकार वान प्रत्यय लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। तो पहला शब्द है, देखो, दया में वान लगाएंगे दयावान, और बल में वान लगाएंगे बलवान। अगला प्रश्न है 11 नंबर, दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के हमें 2 शब्द दिए हैं, बीकानेर और दूसरा है गीता। तो इसका उत्तर रहेगा जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है। और दूसरा वाक्य बनेगा गीता के पिता अध्यापक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई है? तो इसका जवाब है, गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना हवाई जहाज से की गई है। अगला प्रश्न है, तू जो कहती बल की बैनी जो। यहाँ बैनी शब्द का आशय बताना है। तो देखिए, बैनी शब्द का आशय है चोटी। अगला प्रश्न है नंबर 14, आदमी आदमी की हैसियत में भेद कब पता चलता है? उत्तर है इसका, जब आदमी नए नए अधिक कीमत वाले कपड़े पहनता है, तब आदमी आदमी की हैसियत में भेद का पता चलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15,
सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली 4 सावधानियां बताइए। तो बच्चों, आप जब भी सड़क पे चलते हो तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, देखते हैं। नंबर 1, सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। दूसरी सावधानी रखनी है कि सड़क पर लगे यातायात के चिन्ह के निर्देशानुसार चलना चाहिए। तीसरी सावधानी रखनी है कि सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। और चौथी सावधानी है कि जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। दीवाने एक स्थान पर टिककर क्यों नहीं रहते थे? उत्तर है, दीवानों को कभी ब्रिटिश सरकार पकड़कर एक से दूसरी जेल भेजती रहती थी और कभी वे स्वयं ही उससे छुपते फिरते थे, इसलिए वे एक स्थान पर टिककर नहीं रह पाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। तो बच्चों, हमें पर्यायवाची शब्द दिए हैं अग्नि, अश्व, आकाश, घर। तो हमें इनके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करना है और एक एक वाक्य लिखना है। पहला शब्द है अग्नि। अग्नि को कहते हैं आग। देखिए वाक्य प्रयोग, आग मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा शब्द दिया है अश्व, जिसका मतलब है घोड़ा। देखिए वाक्य प्रयोग, आश्रम में घुस आए घोड़े को राजकुमारों ने बांध लिया। अगला शब्द है आकाश, जिसका अर्थ है आसमान। वाक्य प्रयोग देखिए, आसमान में अनगिनत तारे हैं। अगला शब्द है घर। घर का पर्यायवाची से बनेगा आवास, जिसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं, रमेश सरकारी आवास में रहता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। मनवा तो दहूं दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो इसका जवाब है, कबीरदास जी मनवा तो दसूं दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि यदि ईश्वर भक्ति के समय मन ईश्वर भक्ति में लीन न होकर दसों दिशाओं में भटकता फिरे, अर्थात अस्थिर बना रहे, तो ऐसी भक्ति बेकार है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? देखते हैं इसका उत्तर। बच्चों द्वारा लिया गया यह निर्णय कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था, क्योंकि इससे उनमें काम चोरी की प्रवृत्ति बढ़ेगी और वे आलसी होते चले जाएंगे। अंत में वे परिवार और समाज के लिए बोझ बन जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से इनकार कर दिया था। आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। तो इसका जवाब है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार इसलिए कर रहे थे जिससे उसे यह पता चल सके कि वे झाऊलाल को पहचानते ही नहीं हैं। इस संबंध में उनकी सोच थी कि ऐसा करने से अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाएगा और मामला जल्दी समाप्त हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। तो बच्चों, विद्यालय परिसर को हम किस प्रकार साफ रख सकते हैं? आप अपने विद्यालय के ग्राउंड को, कक्षा को किस प्रकार साफ सुथरा रखते हैं, उसके बारे में आपने 4 वाक्य लिखने हैं। तो देखते हैं आप किस प्रकार अपने विद्यालय परिसर को साफ रखते हैं। विद्यालय परिसर में बने शौचालय और पेशाब घरों की नियमित सफाई का ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय परिसर में खाने पीने की वस्तुएं, खाली रैपर आदि और कागजों को फाड़कर नहीं फेंकना चाहिए। पूरे विद्यालय परिसर में कहीं भी थूककर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। और विद्यालय परिसर में कुछ निर्धारित स्थानों पर कचरा पात्र, डस्टबिन रखे जाने चाहिए जिससे कचरा वहां डाला जा सके। तो आप अपने विद्यालय परिसर का पूरा ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए।
तो बच्चों हमें एक पद्यांश मिलेगा जिसकी हमें व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम इस पद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसकी प्रसंग और व्याख्या। तो प्रश्न है, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न कित्य दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो देखते हैं इसकी प्रसंग और इसकी व्याख्या। देखते हैं बच्चों इसका प्रसंग। यह सवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। इसमें सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण के द्रवित हो उठने की स्थिति का वर्णन किया गया है। बच्चों प्रसंग में पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम महत्वपूर्ण होता है, जिसके आधार पर हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या देखें। श्री कृष्ण ने सुदामा को सिंहासन पर बैठाकर जब उनके पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो देखा कि पैरों में बीवाइयाँ फट रही है और पैरों में कांटे चुभे हुए हैं। वे उन्हें बार बार देखते रहे। वे कहने लगे कि हे मित्र, आपने महान दुखों को उठाया है, तुम अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए। अपने मित्र सुदामा की दीन दशा देखकर सब पर करुणा करने वाले श्री कृष्ण द्रवित होकर रो उठे। सुदामा के पैर धोने हेतु परात में लाया हुआ जल उन्होंने छुआ तक नहीं और अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो डाले। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर गिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो देखते हैं बच्चों इसका प्रसंग और व्याख्या। यह पद्यांश श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिये से लिया गया है। यहाँ कवि ने बताना चाहा है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, जो स्वतंत्र भाव से पूरित होकर विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। इसकी व्याख्या है। कवि बतलाता है कि धरती पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर व पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा अथवा रुकावट के जाती है। एक देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में बरसते हैं। भाव यह है कि प्रकृति न किसी बंधन में बंधती है और न किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। मनुष्य को भी इस राह पर चलना चाहिए। आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि यहाँ विश्व एकता का संदेश देता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ गद्यांश दिया गया है। इससे पहले हमने पद्यांश को देखा था और अब हमें करना है गद्यांश। गद्यांश ये है, मैं आगे बढ़ता ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरककर हथेली पर आ गई है। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिलकर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। तो बच्चों अब हमें कुछ प्रश्न मिलेंगे जिनके उत्तर हमें इसी गद्यांश के अंदर से ढूंढकर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को किस बात पर आश्चर्य हुआ। तो इस गद्यांश के तहत हमने देखा कि लेखक को किस बात पर आश्चर्य हुआ।
तो लेखक को आश्चर्य हुआ जब झाड़ी पर से ओस की एक बूंद लेखक की कलाई पर पड़ी और वह सरक कर हथेली पर आ गई। इस बात से लेखक को आश्चर्य हुआ। दूसरा प्रश्न है, झनकार सुनाई देने पर लेखक ने क्या सोचा? झनकार सुनाई देने पर लेखक ने सोचा कि कोई सितार बजा रहा होगा, जिसका मधुर स्वर मेरे कानों को झनकृत कर रहा होगा। अगला प्रश्न है, लेखक की हथेली पर कौन कैसे बोल रहे थे? तो लेखक की हथेली पर बूंद के दो कण हो गए थे और वे दोनों हिल हिलकर ऐसा स्वर उत्पन्न कर रहे थे कि मानो बोल रहे हों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द गद्यांश से ढूंढकर लिखिए। विपरीत अर्थ का मतलब होता है विलोम शब्द। शब्द दिया है अनाश्चर्य, तो अनाश्चर्य का विपरीत अर्थ होगा आश्चर्य। शब्द है पीछे, पीछे का विपरीत होगा आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 24। आप श्याम सुंदर कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं। आपके पिताजी का स्थानांतरण जयपुर से कोटा हो गया है, अतः भ्रमण हेतु पिताजी के साथ जाने का कारण देते हुए अवकाश प्राप्त करने हेतु प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा छात्र एवं प्राचार्य के बीच संवाद को अपनी भाषा में 8 पंक्तियों में लिखिए, जिसे शुरू किया गया है, जिसमें छात्र कहता है, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्राचार्य कहेंगे, हाँ आइए। अब छात्र क्या कहेंगे, इस संवाद को हमें 8 पंक्तियों में आगे बढ़ाना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे, जिसके तहत हमारा नाम श्याम सुंदर है और हम कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं। पिताजी का स्थानांतरण जयपुर से कोटा हो गया है और हम पिताजी के साथ घूमने जाना है। इस कारण को देते हुए हमें प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखते हैं बच्चों प्रार्थना पत्र को। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर। विषय है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जयपुर से कोटा हो गया है, अतः मैं उनके साथ भ्रमण हेतु कोटा जाना चाहता हूँ। इस कारण मैं 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 18 अगस्त 2023 से 22 अगस्त 2023 तक 5 दिन का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। प्रार्थी श्याम सुंदर, कक्षा 8 और आज की तारीख। अब देखते हैं छात्र और प्राचार्य के मध्य संवाद को। छात्र, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्राचार्य, हाँ आओ। छात्र प्रवेश करके, मैं आपके विद्यालय में प्रवेश चाहता हूँ। प्राचार्य, पहला विद्यालय क्यों छोड़ना चाहते हो? तो छात्र कहता है, पिताजी का यहाँ तबादला हो गया है और आपका विद्यालय हमारे घर के पास है। तो प्राचार्य कहते हैं कि वहाँ कौन सी कक्षा में पढ़ रहे थे? तो छात्र कहता है, 8वीं कक्षा में श्रीमान। यह मेरा प्रगति पत्र और स्थानांतरण प्रमाण पत्र है। प्राचार्य, प्रगति पत्र और टीसी देखकर, यह लो प्रवेश आवेदन पत्र, इसे भरकर पिताजी के हस्ताक्षर करवाकर मेरे पास ले आना। छात्र, जी धन्यवाद। तो बच्चों, इस प्रकार हमें छात्र और प्राचार्य के मध्य एक छोटे से संवाद को लिखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ 4 निबंध मिलेंगे और इन निबंधों के तहत आपको केवल एक ही निबंध लिखना है। आपको जो उचित लगे, अच्छा लगे, आप उस निबंध को लिख सकते हैं। तो यहाँ निबंध है, मोबाइल का बढ़ता प्रचलन, जल है तो जीवन है, हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव, साक्षरता अभियान। तो बच्चों, हम इसके अंदर से एक विषय पर निबंध लिखेंगे। हम देख रहे हैं मोबाइल का बढ़ता प्रचलन। प्रस्तावना, मोबाइल फ़ोन आज की दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। यह एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है
हम किसी भी रंगीन फोटो या वीडियो को भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के द्वारा लोग आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का उपयोग। आज मोबाइल फ़ोन का प्रचलन दिनों दिन बढ़ रहा है। इसका उपयोग रात दिन बातचीत करने और संदेश भेजने में तो होता ही है। इसके साथ ही इसका उपयोग बैंकिंग क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, सूचना और समाचार प्रेषण के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र आदि में भी खूब हो रहा है। मोबाइल फ़ोन से हानियाँ। इसका अत्यधिक प्रयोग युवा पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। इससे व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती, उसकी याददाश्त पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। मोबाइल फ़ोन के विकिरणों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। उपसंहार। मोबाइल फ़ोन सूचना संचार का एक साधन है। सीमित उपयोग करने पर ही यह हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमें एक छोटा सा निबंध लिखना है। तो बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आज हमने हिंदी का एक मॉडल पेपर कंप्लीट किया है। कल हम एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद,